बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, बजट पेश हो गया, बजट 2023-24 आ चुका है और बहुत से सवालात भी उठ चुके हैं क्योंकि जो मईशत की सूरत हाल है और दिगर गूं सूरत हाल है, क्योंकि बजट जो है इदाद शुमार का वो घुरक धंधा है जो हमेशा पेश किया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि इन तमाम मईशी हालात के अंदर क्या हुकूमत अपने अहदाफ को पूरा कर पाएगी या फिर ये वही महज इदाद शुमार हैं या वो प्रैक्टिस है जो हमेशा हमें नज़र आती है, हमेशा हमें खसारे में मामलात नज़र आते हैं और हमेशा हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, कि इन खसारों को दूर किया जाएगा, इन अहदाफ को हासिल किया जाएगा और फिर आखिर में यही बात होती है कि ये मसाइल हुए, वो मसाइल हुए, हम ये अहदाफ हासिल नहीं कर पाए, हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। और साथ ही साथ IMF के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि स्टाफ लेवल मुआहदा होता है तो फिर क्या होगा, नहीं होता तो फिर क्या होगा, और पाकिस्तान जो है वो दिवालिये का ख़तरा पाकिस्तान पर से किस हद तक टल चुका है, क्योंकि वजीर ख़जाना कहते हैं दिसंबर तक तो कोई ख़तरा नहीं है। चले मान लिया दिसंबर तक कोई ख़तरा नहीं है, तो बाद की क्या सूरत हाल होगी, और साथ ही साथ ये बजट कितना अवामी है या फिर महज इंतखाबी बजट है, क्योंकि हुकूमत जाने वाली है, इंतखाबात होने वाले हैं और इलेक्शन की तैयारियां भी होने वाली हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज की प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करा दूँ तो जनाब सीनियर सहाफ़ी और मुआशी अमूर जनाब मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर, बजट और बजट की तकरार बहुत ज़्यादा है और अवाम के अंदर भी आजकल बजट ही की बहस है। अवाम जो है सर बजट और GDP को नहीं जानती, ना उन्हें एदाद शुमार का पता है, ना उन्हें एदाद शुमार के इन घोरक धंधों का पता है। वो हमेशा अपने लिए आसानियां ही तलाश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जब जब बजट पेश किया गया तो अवाम को उस तरीके के नताइज मिले नहीं जैसे कौमी असम्बली के रोस्ट्रम पे कहे जाते हैं। तो इस बजट को आप कैसा देख रहे हैं कि आम आदमी के लिए इसमें क्या क्या है और आम आदमी के लिए क्या बात की जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे आपने अपने जो इंट्रो है उसमें ये बताया कि ये बजट एदाद शुमार का गोरख धंधा है। देखें, मैं सादा अल्फाज में एक बात आपके सामने रखता हूँ और आपके देखने वालों के सामने, ताकि जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है वो हमें उसका अंदाजा हो। हुकूमत पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत है उसकी आमदन है 100 रुपया। उस 100 रुपए में जब वो अपना आमदन को सामने रखती है तो पहले जो उसके अखराजात सामने आते हैं उसमें आता है कि उसने सूबों को, जो है ना, आपको पता होगा NFC के तहत तकरीबन 60 रुपए उसने सूबों को उस आमदन में से वापस कर दिए और 40 रुपए तकरीबन हुकूमत के पास वापस बचे। जी। ये फेडरल डिविजिबल पूल होता है जिसमें FBR के टैक्सेस शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत का एक दूसरा आमदन का जरिया होता है जिसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें इस साल हुकूमत ने अपनी आमदन लगाई है तकरीबन 2.9 ट्रिलियन के लगभग, यानी उसमें से 40 रुपए उसमें से जो है वो हो गया और 2.9 इसको जमा करें तो तकरीबन हुकूमत के पास 65 रुपए या 70 रुपए जो है वो बच गए। इस दफा जो बचे हैं वो 6.8 ट्रिलियन जो है वो बचा है। हुकूमत का सिर्फ एक अखराजात का जो हेड है वो है डेट सर्विसिंग, जो हमने पहले से अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लिए हुए हैं। उसका जो तखमीना लगाया गया है वो कोई 7.3 ट्रिलियन है। तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता, लेकिन उसे बाकी जो काम करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने डिफेंस के पैसे देने हैं, उसने डेवलपमेंट के पैसे देने हैं, उसने जो अपना रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पैसे देने हैं, उसने सैलरीज देनी है, उसने पेंशन देनी है, उसने ग्रांट्स देनी है, उसने सब्सिडीज देनी है। तो ये सारे काम वो कैसे करते हैं? वो इन सारे कामों के लिए और पाकिस्तान के डिफेंस के बजट के लिए भी उधार लेते हैं। उधार लेकर ये सारे काम हम पूरे करते हैं। अगर एक घर इस बुनियाद पे चलाया जा रहा हो तो
वो घर या कोई इदारा इस बुनियाद पे चल सकेगा कि उसकी जितनी आमदन है उससे उसके जो बड़े 8 या 10 काम हैं उनमें से एक काम होता हो और 9 कामों के लिए उसको उधार लेना पड़ता हो। अगर इस बुनियाद पे घर को नहीं चलाया जा सकता तो मुल्क को कैसे चलाया जा सकता? इसीलिए ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन बड़ी ही हम खतरनाक सिचुएशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये ज्यादा अरसे तक इसको बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो ये सारा तनाजर है जिसके अंदर ये जो बजट है वो पेश किया गया है। और यहाँ पे ये तो मैं आपको इंटरनल अकाउंट की बात मैंने अब एक दूसरा अकाउंट होता है जिसको एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं। इंटरनल अकाउंट में तो चले हुकूमत अपने रुपया छाप लेगी, जो उससे करना है कर लेगी, इन्फ्लेशन तो चले उससे बढ़ेगी, लेकिन एक गुजारा कर सकती है हुकूमत। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम डॉलर स्प्रेड नहीं कर सकते। हमने इस साल डेट सर्विसिंग की मदद से जो बैरूनी कर्जे लिए हुए हैं 25 बिलियन डॉलर्स के कर्जे वापस करने हैं। और इसके अलावा अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ओवरऑल डॉलर इनफ्लोज और आउटफ्लोज का फर्क देखें तो हुकूमत खुद ये समझती है कि उससे इस साल के दौरान तकरीबन कोई 7 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो 25 और 7 कितने हो गए? 32 बिलियन डॉलर हुकूमत की रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास जो इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 6.9 बिलियन डॉलर के खड़े हैं। तो डार साहब बातें करते रहे, उनका काम है होप देना और वो ये उनका काम है, लेकिन नंबर्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो आइंदा आने वाला टाइम है वो कोई इतना आसान नहीं है। हो जाए तो मुझे मेहताब हैदर साहब आपने नंबर्स भी मेहताब हैदर साहब आपने इदाद शुमार रखे हैं सामने। मैं इसी पर एक नुक्ता आपसे उठाना भी चाहूंगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले पेंशन्स और सैलरीज और डेवलपमेंट के हवाले से जो आपने बात की इस हवाले से एक नुक्ता आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमारे साथ मोहम्मद ज़ीशान मर्चेंट साहब भी मौजूद हैं। ज़ीशान साहब आपकी जानिब आऊँगा। मेहताब हैदर साहब ने तो सारे इदाद शुमार सामने रखे और उन्होंने कहा कि हालात जो हैं बड़े मुश्किल हैं। आप किस हद तक देखते हैं बजट में आमदन और अखराजात के जो तखमीने लगाए गए हैं किस हद तक ये हकीकत पसंदाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेहताब साहब की बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक ही कर सकता हूँ कि ये जो बजट बना हुआ है ये प्रैक्टिकल मुझे नज़र नहीं आता। एक तरफ हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 14,460 और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, जो टैक्स का रेवेन्यू है वो 9,200 बिलियन, जो पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा है। पिछले साल का जो टारगेट है हमारा 7,200 अरब है जो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। तो जब 7,200 अचीव नहीं कर सकेंगे तो सवाल बुनियादी एक लॉजिकल माइंड यही सोचता है कि जब 7,200 नहीं हुए तो 9,200 कैसे होंगे। तो उसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी तकारीर में दिया। एक से ज़्यादा तकरीर में उन्होंने ये कहा कि 21% तो इन्फ्लेशन होगा, 3.5% हमारी ग्रोथ होगी, तो 24.5% तो हमारा वैसे ही टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सही। और बाकी 5.5% जो है हम वो अपनी मेहनत कर लेंगे, जिसमें हम जो है वो कुछ दूसरे जराए से टैक्स वसूल कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रेमिटेंस कम हो रही है चूंकि आपका ओपन मार्केट डॉलर और जो आपका इंटर बैंक रेट है उसमें 30 रुपए का फर्क है, आपकी लोग यहां से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपका हर सेक्टर नीचे है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 3.5% की ग्रोथ होगी। अब इसाक डार साहब से कल ये किसी ने सवाल किया तो वो थोड़े नाराज हो गए। इसाक डार साहब से हमें भी सवाल करना चाहिए कि जब IMF अपनी शाया की आज से कुछ अर्से पहले, उसमें उसने दुनिया की ग्रोथ रेट इस साल की जो आने वाला साल है उसमें 2 से 2.5% रखी है। इन्फ्लेशन और रिसेशन हर जगह होगा, तो पाकिस्तान की ग्रोथ 3.5% कैसे होगी ये सवाल करना है। और क्या इसाक डार साहब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि 22% या 23% इंटरेस्ट कॉस्ट में आपकी ग्रोथ 3.5% हो जाएगी?
तो मुझे वो ख्वाब लगता है जो किसी दीवाने ने देखा हो। लेकिन बहरहाल अच्छा, मैं ये ये सारी कहना नहीं ये चाहता। सारी सूरत मैं हाल जो है समझता हूँ आपको कि दीवाने होपफुल का हूँ ख्वाब मैं। लग रही है। सर, मलिक बुस्तान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। सर, बजट के हवाले से बात हो रही है, मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद ज़िशान मर्चेंट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों का ये मानना है कि हालात जो हैं बड़े मुश्किल हैं और ये बजट के अंदर जो अहदाफ रखे हैं गए हैं ये किसी सूरत पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। सर, आप ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने बजट में जो मुआशी रोड मैप पेश करने की कोशिश की है, इस रोड मैप को किस हद तक वो कामयाबी से हासिल कर सकेगी? देखो, पहले तो कहते हैं ना उम्मीद किसी चीज से होना नहीं चाहिए। बिल्कुल महताब हैदर साहब और यहाँ मर्चेंट साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। मुश्किल हालात हैं और इन हालात में जब पिछला कारकर्दगी देखें वो नहीं है तो अगली कहते हैं कैसे पूरी होगी। और इनके 2 महीने रह गए हैं, फिर आने वाली हुकूमत अल्लाह जाने कौन आता है और क्या करते हैं। लेकिन इन्होंने एक रोड मैप दे दिया, एक टारगेट दे दिए, चैलेंज दे दिया है। कोई इतना बड़ा भी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी में ये 14,000 जो है अरब जो है हम इकट्ठा ना कर सकें या इसको टारगेट ना कर सकें। हम नियत कर लेंगे तो कर लेंगे, अल्लाह ताला मदद भी करेगा। और पिछले साल सैलाब का था, क्राइसिस का था, सियासी अदम इस्तेकाम बहुत ज़्यादा था और पूरे लोग खौफजदा थे और कैपिटल फ्लाइट हो रहा था। कोई एक अगले दिन जो अखबारों में छपा है उस 7 से 8 हज़ार रुपये कैपिटल फ्लाइट हुए, यानी $6 अरब कैपिटल फ्लाइट हो गए बैंकों से निकालने के बाद। ये जो जंग में आर्टिकल छपा है तो इसमें बड़ी पैमाने पे पाकिस्तान से रुपया गया है। तो अब अगर लैंड करने के लिए हम ये लोगों को एतमाद देते हैं और हुकूमत ने जो 2 टारगेट किए हैं जो कि सबसे बड़े टारगेट है हमारे इस वक्त, वही एक महंगाई हमारी बहुत ज़्यादा है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज की कमी। तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ये टारगेट की, एक डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को जो उनका बड़ा मुतालबा था जरीना। तो मैं समझता हूँ उसमें 50 ज़्यादा डॉलर उन्हें नहीं रखे, $50,000 रखे, साल के कोई देता है तो उन्हें सहूलतें बहुत ज़्यादा देंगे। उन्हें एक ममनू बोर का लाइसेंस होगा, 2% ड्यूटी पर आपकी उन्हें फ्री कर दी और VIP ट्रीटमेंट दी जाएगी और उन्हें जो है ग्रेड्स पासपोर्ट दिए जाएंगे और इनामी स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। तो ये बड़े अच्छे हैं। ये 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी वर्कर हैं जो कि बाद का वो लोग अलग हैं जो वहाँ सेटल हो चुके हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो ये अगर 1 लाख लोग भी ले लेते हैं तो हुकूमत टारगेट रखती है 1 लाख लोगों को भी देने का, तो ये 5 अरब डॉलर बन जाते हैं। तो ये जो है हमें फ़ौरन मिल सकते हैं। तो इसमें लेकिन इसमें यही है, मैंने आज भी बात हुई है, मैंने उन्हें यही कहा, बातें करना तो बड़ा आसान होता है, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले टारगेट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, IMF सारे अदारे अगर खुदा न खास्ता हमें नहीं देते हैं, अगले साल हमने $25 अरब भी वापस करने हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा आखिरी उम्मीद है, आखिरी सहारा है अल्लाह के बाद। तो हम उनसे मिन्नतें करें और उन्हें ऐसी सहूलतें दें और अच्छे अच्छे उनको इनामी स्कीमों में शामिल करके उनको ये डायमंड कार्ड एक स्टेटस का दर्जा अख्तियार कर ले और वो काउंटर फौरन VIP तरीके से उनके अलग डायमंड कार्ड के शुरू कल से शुरू हो सकता है। ऐप लॉन्च करें और लोग ऑनलाइन जो है कल से अच्छा, अपने अच्छा, बिल्कुल। मलिक बुस्तान साहब, मेहताब हैदर साहब ने बैरूनी अदायगियों के हवाले से भी बात की, क्योंकि ये पाकिस्तानी मैशत के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो आपको क्या लगता है कि ये बैरूनी अदायगियों के लिए ये डायमंड कार पॉलिसीज और दूसरे जो टैक्सेस वगैरह बढ़ाने की बातें हो रही हैं वो कारगर साबित होंगी? देखो जी, पैदावार के बगैर आप टैक्स लगाएंगे तो टैक्स देगा ही कोई नहीं, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। पैदावार बढ़ाना हमारा टारगेट है। ये फॉरेन एक्सचेंज की एक बात है, इसमें जो है एक लाख लिमिट भी उन्होंने आपको पता है $50,000 से 1 लाख कर दिया। होम रेमिडेंस के अगर कोई बाहर से लेके आता है या उसके वजीर दोस्त रिश्तेदार, पहले $50,000 पे क्वेश्चन नहीं था, अब 1 लाख पे उन्होंने बोला जी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इससे भी बड़े पैमाने में लोग अपने कारोबार के लिए पैसे मंगवाएंगे और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं पाकिस्तान के रिजर्व में और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज में, इंटर बैंक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ज़राअत को और IT को उन्होंने बड़ा एक टारगेट किया है पैदावार बढ़ाने के लिए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और GDP बढ़ाने के लिए। और ये ऐसे 3 सोर्स हैं हमारे के जो अगर हम इनको इसी पे संजीदगी से गौर करें। मैन पावर पहले है जो कि 1 महीने में आपको रिटर्न करता है, ज़राअत है जो आपको 3 महीने में 6 महीने में रिटर्न देता है। इस तरह IT के बाद आपको जो इसको जो है लोगों को आपने क्या करना है, नेट देना है और लैपटॉप देना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। अगर हम हिम्मत करें और लोग पूरी कौम को एक जगाएं, यहाँ पे सो नहीं और खर्चा कम करें। अपना एनर्जी का बिल है $3 अरब महीना है, इसको कम किया जा सकता है। हुकूमत ने जो 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा है, इसमें मैं समझता हूँ पूरी कौम को शामिल होना चाहिए। यूरोप ने और चाइना ने इसी पे तरक्की की है कि वो अपना सुबह 7 बजे 8 बजे खोलते हैं और 6 बजे बंद करते हैं। तो हमें भी अल्लाह और रसूल का हुक्म भी यही है। तो मैं समझता हूँ हमारी कौम को इस पर अमल करके बरकतें शामिल हो जाएंगी और नौसत फैली हुई पाकिस्तान में, कारोबार सब के ठप हो चुके हैं। पाकिस्तान
तरक्की के बजाय तंजीली की तरफ जा रहे थे। ये सारी चीजें हो सकती हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं, इतनी बड़ी आबादी है, 60% यानी आपको लगता है हिम्मत मर्दा मदद है खुदा के फार्मूले पर गामजन रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह मोहम्मद ज़ीशान साहब को ये दीवाने का ख्वाब सारा लगा। यहां पर लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। मेहताब हैदर साहब, आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि आपके लिए मैंने एक नुक्ता रखा था, वो ये था पेंशन और सैलरीज और डेवलपमेंट और दीगर शोबों के ऊपर अखराजात के हवाले से आपने बात की और हुकूमत ने इस बजट के अंदर उनको बढ़ाया है। ये सर क्या जाहिर करता है ये सारी सूरत हाल, जबकि आपने इदादो-शुमार रखे कि नामुमकिनात नजर आती हैं सारी तरफ? जी देखिए, बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, आप ये देखिए कि हम ऐसे वक्त में गुजारा कर रहे हैं कि जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन, जो SPI है, जो वीकली बेसिस पे 51 आइटम्स का डेटा है, वो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान में 48% इन्फ्लेशन है। और यानी खाने पीने की अशिया में हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो उसमें हम जोन में दाखिल हो चुके हैं। हाइपर इन्फ्लेशन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो ये है कि अगर कोई इन्फ्लेशन 50% को टच कर जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखें जो CPI बेस्ड है तो वो भी 36-38% के लगभग खड़ी है। तो ये जो सैलरी और पेंशन में इंक्रीज है ये बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है उनका एक गुजारा उनके लिए नामुमकिन हो रहा था, लेकिन बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये है कि हमें आउट ऑफ बॉक्स जो है वो सोल्यूशंस की भी जरूरत है। आप टारगेट्स रख देते हैं, आप उन पे ऐसे इकदाम नहीं करते कि जिसके नतीजे में बेहतरी हो। अभी मलिक बोस्तान साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, होप अच्छी चीज है, उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद रहनी चाहिए, लेकिन उम्मीद वो रखनी चाहिए जो प्रैक्टिकली मुमकिन भी हो। 11 या 12 अगस्त में इस हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है। मैं अभी आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर केयर टेकर सेटअप तो शायद बड़ी चेंजेस न लाए, लेकिन जिस किसी भी अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, तो वो इस बजट को रिवाइज करना पड़ेगा और मिनी बजट एक लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि बुनियादी वजह ये है कि जो बुनियादी ग्राउंड रियलिटीज है उन ग्राउंड रियलिटीज के अलाइन हम जो है वो चीजें नहीं कर रहे। अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि, और ये आपको ज्यादा कह सकते हैं, मलिक बोस्तान साहब के एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो उन्होंने चेंज की, तो उसके नतीजे में ओपन मार्केट से रेट नीचे आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं रह सका। ऊपर अभी देखिए फिर ऊपर जाना शुरू किया। वजह क्या है? वजह ये है कि फंडामेंटल्स नहीं है। और फंडामेंटल्स में क्या खराबी है? हमारे जो डॉलर इनफ्लोज हैं वो जब तक बेहतर नहीं होंगे, चाहे रेमिटेंसेस की सूरत में करें, हम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की सूरत में करें, IMF प्रोग्राम की सूरत में करें, ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात डार साहब ने की है, ये मैं समझता हूँ ये रास्ता है, क्योंकि हमें डेट को रिस्ट्रक्चर करवाने की जरूरत है। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात उन्होंने की है बायलैटरल जो डोनर्स हैं, और बायलैटरल डोनर्स कौन है? चाइना है बेसिकली। तो चाइना से हमें अपना लोन को रिस्ट्रक्चर करवाना पड़ेगा ताकि एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, और IMF का प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। चाहे ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो अगले प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। सच बताएं लोगों को, उनसे कहें कि टाइट बेल्ट करें, अपनी सब टैक्स अदा करें। ये मलिक बोस्तान साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। कौन सा मुल्क है जहाँ रात को 10-10, 12-12 बजे तक कमर्शियल एक्टिविटीज जारी रहती है? खुदा का खौफ करें। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, हुकूमत की गलती है, हुकूमत की रिट का मसला है। मुझे बताएं, हुकूमत क्यों नहीं इंश्योर करवा सकती? हुकूमत इंश्योर नहीं करवा सकती तो कर जाए, और 6 बजे के बाद किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को बिल्कुल बैन करें। राशनिंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। लोगों को सच बताएं, हुक्मरान पहले खुद अमल करें, क्योंकि खुद अमल नहीं करते इसलिए ना उनकी बातों में असर है ना उनकी रेट है। सर यहाँ पे तो यूं भी मिसालें दी जा सकती है ना सर, यहाँ पे तो यूं भी मिसालें दी जा सकती हैं कि शादियों के हवाले से प्लान तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगर हुक्मरानों की शादियों को देखा जाए तो वहां पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। तो किस तरीके से अवाम अमल करे फिर? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जब तक टॉप पे एग्जाम्पल सेट नहीं होगी तो बॉटम पे चीजें ठीक नहीं होगी। मुझे बताएं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये जो चीफ जस्टिस का इदारा और पार्लियामेंट है, इन तीनों की लाइट्स आप जाके रात को चेक कर। जिस दिन ये लाइट्स 6 बजे के बाद बंद हुई उस दिन मैं देखूंगा कि 6 बजे के बाद बाकी पूरे मुल्क में कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे जारी रहती है। तो बुनियादी तौर पे यहां से स्टार्ट करें
एग्जाम्पल सेट करें और आप देखेंगे कि फिर उसके बाद अवाम भी अमल करेंगे। लेकिन अगर वो खुद नहीं समझते, वो आते हैं यशियों के लिए, अल्लाह के लिए, तो फिर अवाम भी ऐसे ही करेगी जैसे आजकल बिहेव कर रही है। सही सर, मुझे आईएमएफ के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन मोहम्मद ज़ीशान साहब आप ये फरमाइएगा कि मेहताब हैदर साहब की बात से किस हद तक आप इत्तफाक करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में मिनी बजट के इम्कानात मौजूद हैं? जी 100% अगेन मैं एग्री करूंगा मेहताब साहब की बात से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। एक तरफ हम जब भी कोई भी नई गवर्नमेंट आती है सबसे पहले ये कहती है कि जी हम ऑस्टेरिटी मेजर्स करेंगे, हम अपने खर्चे कम करेंगे। इस गवर्नमेंट ने तो माशाल्लाह एक तो मिनिस्टरों की लाइन लगाई, फिर स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर उनकी लाइन लगी, और सबके खर्चे चल रहे हैं जी। कोई ऐसा खर्चा कम होता हुआ नजर नहीं आता। इनके अपने खर्चे इतने ज्यादा हैं कि अगर ये वो कम कर लें तो चीजें समझ में आएगी। दूसरी तरफ बुस्तान साहब कह रहे हैं कि हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं उम्मीद कैसे अच्छी रखूं कि 36 लाख लोगों से आप सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, उन्हीं पे टैक्स लगा रहे हैं, उन्हीं से टैक्स ले रहे हैं, उन्हीं पे मजीद टैक्स लगा रहे हैं और उन्हीं से फिर और ज्यादा टैक्स मांगते हैं। उम्मीद ऐसे नहीं लगाई जाती जनाब। जब सब टैक्स देंगे तो मैं भी टैक्स दूंगा। इस वक्त पोजीशन ये है कि इस बजट में मैं सोच रहा था कि रिटेल सेक्टर पर टैक्सेशन आएगा, नहीं आया। इस बजट में मैं सोच रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ टच किया जाएगा, नहीं किया। इस बजट में मैं सोच रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल सेक्टर पे कोई टैक्स आएगा, नहीं आया। इस बजट में सिर्फ 2-3 चीजें हुई। एक, तनख्वाहें बढ़ गई, एक नए टैक्स उन्हीं लोगों पे लग गए जो टैक्स दे रहे हैं। यानी आप उन्हीं को मार रहे हैं जो ऑलरेडी गन्ने की मशीन में पिसे जा चुके हैं, उन्हीं को और पीस रहे हैं। ऐसे उम्मीद नहीं जागती जी। उम्मीद तब जागती है जब मैं भी टैक्स दूं, मेरे बराबर वाला भी टैक्स दे, उसके बराबर वाला भी टैक्स क्या दे। आपको ये नहीं ऐसे लगता नहीं कि हो सकता ना सर आपको क्या ये नहीं लगता, आप ही की बात को आगे कैरी करने के लिए नुक्ता रखना चाह रहा हूं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनको उनके ऊपर होल्ड ही इन्हीं हुक्मरानों का है, तो वो कैसे टैक्स लगाएं? बेशक इसमें कोई बात नहीं। आप देख लीजिए शुगर इंडस्ट्रीज किसकी है सबसे ज्यादा? जी, कौन है वो लोग? वो सारे गवर्नमेंट में शामिल हैं, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, वो सारे वही लोग हैं। तो ये तो देखिए ना, हमारी हमारी एक माइंडसेट है, उसको चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसे चेंज होता है कि हर आदमी अपने हिस्से का टैक्स दे। जब हर आदमी अपने हिस्से का टैक्स नहीं देता तो फिर गवर्नमेंट मजबूर होती है कि वो सेल्स टैक्स लगाए, वो मजबूर होती है कि वो रिग्रेसिव टैक्स लगाए, कि जिसको अमीर और गरीब बराबर देता है। यानी अगर कोई चीज आप सपोज कर लीजिए, इस वक्त जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो 1 लीटर में 50 रुपए ली जाती है, गरीब भी दे रहा है, अमीर भी दे रहा है, और बराबर दे रहे हैं। जो जितना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है उतना दे रहा है। गरीब भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, अमीर भी डलवाता है। ट्यूबवेल में भी डीजल डलता है तो वो गरीब भी डलवाता है और अमीर भी डलवाता है। तो सवाल ये है कि ये इनजस्ट है। टैक्सेशन जो इस वक्त हमारी है वो इक्वालिटी बेस पे नहीं है। टैक्सेशन का जो पहला बुनियादी प्रिंसिपल है वो ये है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा देगा। सही। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि 1500 या 2000 कंपनियां जो हैं वो मुल्क का 80% टैक्स देते हैं, और बाकी 35,099 लाख या 35,98,000 वो मुल्क का 20% टैक्स देते हैं। और बाकी जो टैक्सेस हैं फिर वो यानी रिग्रेसिव सिस्टम में वो अमीर और गरीब बगैर देखा। आपका रिटेल सेक्टर 20% जीडीपी में का आपका कंट्रीब्यूशन है, जीरो टैक्स, यानी 1% से कम टैक्स है। एग्रीकल्चर सेक्टर 20% आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, कोई टैक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं। तो हम किसको किसको ये यानी ये जो नए टैक्स लगाते हैं या टैक्स लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमने किसी पे बोझ नहीं डाला, किसी पे बोझ नहीं डाला, ये किसको बना रहे हैं हम? अपने आप को। वही बात जो अभी मेहताब साहब ने कही, और मैं भी 3-4 दिनों से हर चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि सच बोलें। सच बोलेंगे तो अपनी गलती का आप खुद वो कर सकते हैं कि क्या मैं गलत हूं, और जब आप गलती को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर गलती का तदारुक किया जाएगा। हम अगर सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाएंगे कि इतना इन्फ्लेशन से आ जाएगा, इतना ग्रोथ से आ जाएगा, तो ऐसा बजट तो फिर मैं भी बना सकता हूं। यानी बस सिर्फ अंदाजे लगाए जाएं, बस सिर्फ अंदाजे लगाए जाएं तो मामलात हल नहीं होंगे। यहां पर लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। मलिक बुस्तान साहब, आपसे आगाज करूंगा आईएमएफ के हवाले से। क्या लगता है, बहुत ही मुख्तसर छोटा सा सवाल, कि आईएमएफ की शराइत को किस हद तक मद्देनजर रखा है इस बजट में? देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं हमने तमाम शराइत मान रही हैं, और डार साहब भी यही कह रहे हैं।
लेकिन सिर्फ $2 बिलियन का रह गया, जो कि दोस्त ममालिक ने गारंटी देनी है। IMF से मेरी भी मीटिंग हुई थी, जब वक्त आया था और अमेरिकन डेलीगेशन आया था, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि पाकिस्तान को देखो, सैलाब में हमारी मैशत बह गई है, तो आप हमारे लिए कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर छोड़े ना। आप इतनी सख्तियाँ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए इन हालात में गिरे हो कि आप और ऊपर से ना दबाएं, इसको उठाएं। हम गिर चुके हैं, मैशत हमारी गिर चुकी है, सैलाब में बह चुकी है। तो हमें, मेरा ख्याल है हुकूमत ने एक जो उनका बड़ा मुतालबा है कि फ्री मार्केट का और इंटर बैंक का रेट नैरो होना चाहिए, इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हुकूमत इसमें पूरी कोशिश कर रही है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह हम अगले चंद दिनों में आप देखेंगे डॉलर का रेट 300 और 300 से नीचे हम ले जाएंगे। हमने 320 से करते करते अभी 305 तक आया है, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको 300 से, क्योंकि इंटर बैंक भी 290 के करीब होगा, और ये भी एक नैरो हो जाएगा जो एक्सेप्टेबल होगा। और दूसरा जो उनकी बड़ा मुतालबा है कि वो गारंटी है, तो वो भी हुकूमत कह रही है कि हम बहुत जल्द जो है $4 अरब तो दे चुके हैं। तो मैं समझता हूँ और तो कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो कि पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया। तो IMF को जो है इसमें पाकिस्तान को इस वक्त मदद करनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो हुकूमत जो है इसको, जो चीज़ें इन्होंने कही हैं, ख़ास तौर पर चाइना का जो सी पैक के मनसूबे हैं, जो कि हालांकि अब फेज़ 1 से ख़त्म हो चुका है, फेज़ 2 शुरू होने वाला है, जो $57 अरब का है। तो उसको मैं हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है कि $10-12 बिलियन उनसे ले ले, तो इस क्राइसिस से निकल आए। सही। मेहताब हैदर साहब, आप फरमाइएगा कि IMF की तमाम बातें मान ली, तमाम शराइत मान ली, जिस बुस्तान साहब ने भी कहा, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा, नहीं हो पाता तो क्या होगा और किस तरीके से हुकूमत जो है एडजस्टमेंट करेगी, और ये भी फरमाइएगा कि क्यों नहीं हो पा रहा। जी देखें, बुनियादी तौर पे IMF के साथ एग्रीमेंट जो है मुश्किल है कि हो। उम्मीद यही है कि अगले 4 या 5 दिन का टाइम है हमारे पास, नेक्स्ट वीक मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि IMF का एग्रीमेंट अगर अगले हफ्ते के दौरान हो जाता है तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद उनके बोर्ड में अप्रूवल लेनी होती है। 30 जून को इस प्रोग्राम का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। तो कम से कम हमारे पास आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके एक हफ्ते के टाइम के अंदर अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और फेल्योर से खत्म होगा। दूसरी बात ये है कि कल इसाकदार साहब ने बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात की, और वो जो कह रहे हैं कि बायलैटरल जो हमारे डोनर्स हैं, हम उनसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने इस पे अपना इफ्ताई काम शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि अगर IMF का नया प्रोग्राम भी हो, जो कि मेरे ख्याल में लेना पड़ेगा, इसके अलावा हल नहीं है हमारे पास, लेकिन उससे पहले हमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करवानी पड़ेंगी बायलैटरल से। तो ये दोनों काम करने पड़ेंगे। लेकिन इशू जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि अगर 11 या 12 अगस्त को टेन्योर खत्म होता है और उसके बाद केयर टेकर सेटअप होता है, वो 60 दिनों में या 90 दिनों में इलेक्शन करवाता है, तो अक्टूबर नवंबर तक हमें कोई तकरीबन $4 to $6 बिलियन चाहिए, और हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.9 पे खड़े हैं। तो ये अगले जो 6 माह हैं ये गुजरेंगे कैसे? हमने वो करनी है जिसमें रोल ओवर शामिल नहीं है। रोल ओवर को निकाल दें, रोल ओवर तो हो जाएगा। चाइना का रोल ओवर है 1 जून में 1 जुलाई में $2 बिलियन का, वो तो हो जाएगा। कि कहाँ से आएंगे, इसका भी रोल हो जाएगा। ये बाकी तो जाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए, और इससे हमें सरफे नजर करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना आसान लेने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल से और सबके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो इसलिए ये जो ब्रिज फाइनेंसिंग में $4 to $6 बिलियन की बात कर रहा हूँ, और मलिक बुस्तान साहब समझ लिए होंगे जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये बड़ा बुनियादी और इम्पोर्टेंट मसला है, और ये ब्रिज फाइनेंसिंग जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता ये ब्रिज फाइनेंसिंग ना हुई तो वो एक क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है, उसको अवॉइड करना चाहिए और इस टाइम किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए IMF से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये कम से कम नवा रिव्यू कंप्लीट करे। अगर नवा रिव्यू कंप्लीट हो जाता है तो $2 बिलियन सऊदी अरब से आ जाएंगे, $1 बिलियन जो है वो UAE से आ जाएगा, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक और AIB के पैसे भी आ जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे ये ब्रिज फाइनेंस नहीं होता। उसके बाद
सही। मेहताब हैदर साहब, ज़ीशान साहब से भी मैं इसी हवाले से जानना चाहूँगा। ज़ीशान साहब, 4 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का इंतज़ाम कर लिया और IMF 6 अरब चाहता है, तो बाकी 2 अरब डॉलर का इंतज़ाम कैसे, जैसे मेहताब हैदर साहब बता रहे थे? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिवालियेपन के ख़तरे से हमें निजात हासिल हुई? देखिए, बड़ी सिंपल सी मैथ है। मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ कि हमें अगले साल में जो है वो 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, उसके अगले साल 25 अरब डॉलर वापस करने हैं और उसके अगले साल 23 अरब डॉलर वापस करने हैं। 3 सालों में तकरीबन 72 अरब डॉलर वापस करने हैं। में 4 अरब हैं जैसे अभी आपने बताया। एक्सपोर्ट से हम कमाएंगे 28 अरब, रेमिटेंस से हम कमाएंगे 32 अरब। तो 32 और 28 होते हैं 60, और हमारा पास है 4, तो ये हो गए 64 अरब। हमारा इंपोर्ट है तकरीबन 70 अरब का, 80 अरब था पिछले साल। इस साल हम कोई 70 अरब के करीब पहुंचेंगे। तो मसला ये है कि हमारे पास नेट तो डेफिसिट है, यानी जीरो जीरो भी, अगर मैं जीरो भी मान लूं तो हम लोन वापस कैसे करेंगे? इसहाक डार साहब ये फरमाते हैं कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के असासे हैं, तो वो असासे क्या हम बेच देंगे? इसका मतलब है हमसे इतने 15 सालों में एक SOE जो है वो प्राइवेटाइज तो हो ना सकी, असासे कैसे बेचेंगे? सही। यानी मैं बहुत बहुत पॉजिटिव आदमी रहा था, कुछ अरसे पहले तक रहा था, लेकिन अब चीजें नजर नहीं आ रही पॉजिटिव। देखिए, एक होता है ना कि उम्मीद नजर आती है कि जी हाँ चीजें बेहतर हो जाएंगी, सही। लेकिन आप पिछले जो कुछ अरसे में जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के लिए गलत है। आपके मुल्क से 9 लाख लोग बाहर चले गए, इसका क्या मतलब है? आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे देखा हो तो उसमें जो लोगों की बाहर जाने का तनासुब है वो 189% बढ़ गया है। सही। आप जो भी ज़ीशान साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और आपका मौके भी मेरे सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। नाज़रीन, बजट आ गया, लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं अभी भी बाकी हैं। हमें आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।